Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine, only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? वैसे ठीक ठाक तो आप नहीं होंगे और हम भी नहीं हैं, कोई भी सही नहीं, क्योंकि कल से जो खबर आपको मिली है और हमें मिली है और हमने आपको बताई है, और बताते हुए कितना यकीन करें, मैं उन एंकर्स को और उन रिपोर्टर्स को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जैसे वो अपने जज्बात को कंट्रोल करके रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा है ना, और वो मनाजिर जो है उनको शूट करना, दिखाना, चलाना, एडिट करना कितना तकलीफ दे है। हर जो है आंख रो रही है, बिल्कुल, और बहुत अफसोसनाक वाकया, शायद ही कभी सुना हो ऐसा। वालिदैन के गम में हम दुख में बराबर के शरीक हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के NICU में 14 नौज़ायदा बच्चों की मौत हुई, और जिस तरह हुई वो एक दिलखराश वाकया है। जिस तरीके से आग लगने से आग से झुलस गए बच्चे, किसी को कुछ नहीं पता चल सका कौन किसका बच्चा है, शनाख्त नहीं हो सकी। पेरेंट्स अभी तक मुंतज़िर हैं कि उनको कुछ तो बताएं कि उनका बच्चा है कहाँ, कोई बाकियात उस बच्चे की हमें मिल जाएं या हमें ये पता चल जाए कि हमारा ही बच्चा है। और ये हो कहाँ रहा है? इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल, यहाँ हो रहा है। और जब हेल्थ मिनिस्टर पहुँचते हैं वहाँ पर, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका अपना ही है, मुनफरिद है उनका। वो ये समझ रहे हैं कि कहीं खुदाई चल रही है और कहीं पर रोड की तामीरात हो रही है और उस तामीरात की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो सुनने के लिए वो पहुंचे हैं। भाई यहाँ पर 14 जानों का मसला है, 14 नौज़ायदा बच्चे मरे हैं, तो लोग जज्बात में आएंगे। आप कह रहे हैं आ जाओ, इधर आ जाओ ना, मुझसे बात करो ना, आ जाओ मुझे। ये कौन सा तरीका, ये कौन सी बॉडी लैंग्वेज, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, इतनी तकलीफ दे कि जैसे कि एहसास नहीं दूसरे के दुख का। माँ बाप है जिनको कुछ घंटे पहले इतनी बड़ी खुशखबरी मिली होगी जोहेब के जी, उनकी औलाद हुई है, किसी 5 साल बाद, 5 साल के बाद, मतलब मन्नतों मुरादों वाले बच्चे, और वो इस तरह झुलस जाते हैं। किसकी गलती है? और उनसे आप तमीज से बात भी नहीं कर रहे हो, उनके गम में शरीक भी नहीं हो। और आप मुझे ये बताएं कि बच्चे, ये वालिदैन का शिकवा, और हम शॉर्ट्स भी चलाएंगे, वालिदैन कह रहे हैं कि हमारे बच्चे झुलस के जाँ बाक हो गए, हमारे बच्चे ही जल गए, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि लग तो ऐसा रहा है, जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि इसमें कोई रेस्क्यू एफर्ट्स भी नहीं की गई, वहां इंतजामात भी नहीं है। ठीक है, इक्का दुक्का वाकयात हमने देखे कि रेस्क्यू कर जान बचाई, एक बच्चे की जान बचा ली, कुछ माएँ ऐसी थी वहां पर जिनको रेस्क्यू किया गया, लेकिन वो भी अपनी मदद आपके तहत हुई। मुझे एक बच्ची मिली है, वो उसमें उसकी खाला ने उसको बंद बचाया है, सब चीजें क्या क्या आपको बताएं। यकीन करें, ये तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया है। नादिया, आप ये देखिए, ये CDA की कल ये रिपोर्ट चल रही थी और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, बड़े सीजन जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट शेयर की, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसकी एक लाइन आप सुन लीजिए, इसमें यह है कि इमरजेंसी एग्जिट्स वर फाउंड परमानेंटली लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑब्स्ट्रक्टेड। सबसे बड़ी वायलेशन, क्रिमिनल वायलेशन। ये क्या किया आपने, कैसे कर रहे हैं आप? और वो माँ जो एक बता रही है ना, माँ ये सही बता रही है कि ये तो ये हुआ, मैं तो इंतजार कर रही हूं अपने बच्चे की डेड बॉडी का, लेकिन इससे पहले जब मुझे एडमिट कराया गया, वहां से लेके सारी ये रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं। जबरदस्ती मेरा आपने C-सेक्शन कर दिया, फिर वहां मुलाकात के लिए कोई आ रहा है, मैं जा रही हूं, पैसे देने पड़ रहे हैं हर चीज के। ये तो पिम्स अस्पताल में हो रहा है। पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है जी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब है पाकिस्तान। मुस्तफा कमाल साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब की आप बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का ये इंस्टीट्यूट भी है, ये चेक करें आप, नाम देखें और काम। ये देखें आप, ये बिल्कुल इस वक्त या तो मेयर कराची है या नाजिम कराची के तौर पे, जैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो लग रही है मुझे। सही बात है भाई, आपके पास आप दिलजोई, खैर बस क्या बताएं अब इसमें, क्या क्या चीजें आपको क्या क्या लफ्ज़ बताएं। बहुत सारी वायलेशन सामने आई हैं, जिसमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, ड्यूटी स्टाफ, सेफ्टी ऑडिट्स, एग्जिट एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, हैज़र्ड्स, सारे सब जो हैं वायलेशंस हुई हैं। एक नहीं, बहुत सारी। एक भी स्टाफ को है खराश नहीं आई, एक भी डॉक्टर को कुछ नहीं हुआ। जाने किसकी गई? मासूम बच्चे जो कि इंटेंसिव केयर में थे। और इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुका है और इसके बारे में कुछ किया नहीं गया, ये भी एक बड़ा लैप्स है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नदीम जान साहब ने, जो कि केयर टेकर सेटअप में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया। और एमन सैयद ने 365 न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने भी ज्वाइन किया, मुसलसल रिपोर्ट कर रही है। एमन, बताइए आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, वालिदैन क्या कह रहे हैं, इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है, ज़रा बताइए, अपडेट अगर है आपके पास।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं और कल जैसे बड़ा ही दिल खराश वाक़या पेश आया, ना सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी बल्कि पूरे मुल्क की फ़िज़ा जो है हमें सोगवार दिखाई दी। और जैसे आप नादिया और आप बात कर रहे थे नाअहली की, तो यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय बनती ही नहीं है। बहुत सी जगहों पर जो फेलियर दिखाई दे रहा है, नाअहली दिखाई दे रही है, नौज़ायदा बच्चों की, मासूम बच्चों की जानें इस तरह चले जाना और फिर उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात पेश करना किसी तौर पर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। कल हमने देखा कि जब ये सारा वाक़या हो उसके बाद वालिदैन की दुहाइयाँ देखी, रोते पीटते अपने बच्चों के लिए चिल्लाते, बहुत मातम का समा था और वाकई जो है वो दिल जो है सोगवार हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उनकी जानिब से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई, रात गई, उनकी जानिब से इजलास भी किया गया। उसके बाद पिम्स इंतज़ामिया को भी थोड़ी सी होश आई और उन्होंने एक कमेटी कायम कर दी है, 5 रुकनी कमेटी है ये, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वाकया जब रूनुमा हुआ उसके 48 घंटे के अंदर ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तश्कील की दी गई है वो 5 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी कि वाकया कैसे रूनुमा हुआ, क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रिकात थे, अमला कितना मौजूद था उस वक्त नर्सरी में, रेस्क्यू टीमें जो है वो कितनी देर में यहाँ पे पहुँची, फायर सेफ्टी सिस्टम जो है, अलार्म सिस्टम जो है, इन सारी चीज़ों की तहकीकात करके जो है मुकम्मल तौर पर जामिया रिपोर्ट जो है वो 5 रोज़ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। अभी की एक्सक्लूसिव जो हमारे पास ये है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने पिम्स के जो 4 आला अफसरान हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है। रात गए हमने देखा कि जो इस कमेटी के जो सरबराह बनाए गए हैं साबिक विफाकी सेक्रेटरी हैं शाहिद खान साहब, उन्होंने पिम्स अस्पताल का रात गए दौरा किया, डीसी इस्लामाबाद भी उनके हमरा थे और अब ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल की जो 4 बड़े अफसरान हैं जिनमें जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं, वो तो होती रहेगी बर्तन, वो एमन ये तो करते रहेंगे, वो ये तो हो जाता है, ये होता रहता है। मुझे ये बताएं कि ये जो डोर्स की बात हो रही है, इमरजेंसी एग्जिट्स की बात हो रही है, ये बंद थे, क्यों थे? फायर सेफ्टी अलार्म नहीं था, आग बुझाने के हालात नहीं थे, इसमें अभी तक की आपकी रिपोर्टिंग में क्या हकीकत सामने आई? जी बिल्कुल, कल भी हम अपने नाजरीन को इस बारे में आगाह करते रहे और हमारे सोर्सेज से ये चीज़ें बड़ी क्लियर और तस्दीक शुदा जो ज़राए हैं उनके साथ सामने आई कि जो अलार्म सिस्टम है नाकारा था, वक्त पे उसने काम नहीं किया, एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते हैं मुकम्मल तौर पर बंद थे। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें कि फायर सेफ्टी सिस्टम जो है उसने भी वक्त पे काम नहीं किया, तो ये बहुत सारे लैब्स हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स हमें दिखाई दिए जिनकी वजह से वाकया रूनुमा हुआ। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम पहलू ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि फायर सेफ्टी ड्रिल जो है वो ज़माने हो गए, साल हा साल हो गए, पिम्स में नहीं करवाई गई। हर 6 महीने बाद रूल्स के मुताबिक ये होता है कि हर 6 महीने के बाद फायर सेफ्टी ड्रिल जो है वो करवाई जाती है। उसमें जो अस्पताल का मेडिकल का जितना अमला है उसको मरीजों को जो इमरजेंसी की सूरत में एग्जिट अगर करना पड़े तो वो सारी मशक करवाई जाती है। पिम्स के बारे में ये सामने तफसीलात आई हैं कि बरसा बर से फायर सेफ्टी ड्रिल जो है वो नहीं करवाई गई थी। और इसके बाद अब इस्लामाबाद की जो दीगर सरकारी अस्पतालों के जो इंतज़ामिया उसको कुछ होश आया है। रात गए हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन आई कि CDA अस्पताल जो है उसमें एक इजलास बुलाया गया वहाँ के EDA की जानिब से और तमाम जो इमरजेंसी के हालात हैं उनका जायजा लिया गया, क्योंकि वहाँ के जो अस्पताल है CDA का उनको भी इंतजामिया का कहना है कि कई बार आगाह किया जा चुका है कि आपके पास हालात की कमी है इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया ईमन। जी ईमन हमारे साथ ही रहिए। डॉक्टर नदीम साहब से डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आप केयर टेकर सेटअप में रहे, पहले तो नादिया आप ये बात करना चाह रही थे कि क्या SOPs, वो खास बात करनी है कि SOPs होते क्या है सर, और ये फायर सेफ्टी ड्रिल और ये फायर अलार्म ये कैसे रेगुलर चेकअप्स होते हैं? मतलब आपको कितने लगता है कि यहाँ वायलेशंस हुई हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की? जी शुक्रिया। देखिए, हॉस्पिटल सेफ्टी एक सिस्टम होता है और उसकी SOPs होते हैं। एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है जिसको हम रेस कहते हैं, RACE, ऐसी इवेंचुअलिटी में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। R का मतलब है रिस्क्यू, A का अलर्ट अलार्म, C का कंटेन और E का एवैक्यूएट और एक्सटिंग्विश। अभी अगर हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखें तो इसमें लैप्सेस हर स्टेप पे हमें नजर आ रही हैं, जो कि डिनोट कर रही है कि ये किसी एक इंडिविजुअल का या एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं, बल्कि एक हॉस्पिटल गवर्नेंस सिस्टम की कोलैप्स का इशू है। बिल्कुल। जी जी फरमाइए। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, सबको पता है, अब अमल इस पे कितना होता है, कैसे लेकिन होता सर है? यहां अगर ये इतना तो बड़ा लैब्स है, सही आपने कह दिया पूरा कि ये तो पूरा ही लैब्स नजर आ रहा है ना, हर जगह हर हेड में एक लैब्स है, तो सर पिम्स में, इस्लामाबाद में
ये आपके जहन में एक वहमो गुमान में किसी के हो सकता है कि चले किसी फार फ्लंग एरिया में ये होता ना तो समझ में आ जाती बात, वहां ये नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन और ब्रेक डाउन भी दें कि क्या क्या जो है सिक्योरिटी, जो हमें पता है कि प्रोटोकॉल्स या लैप्सेस जो हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आपके इमरजेंसी जो एग्जिट्स हैं उनका ब्लॉक होना और भी बहुत कुछ, वो प्लीज वन बाय वन बताइएगा। शुरू अगर आप देखें, अभी तो हमारे पास 2 वर्जन्स आ रहे हैं, एक पब्लिक और मीडिया से है और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से है, जो हॉस्पिटल और सीडीए। इवन सीडीए की अपनी भी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें इन फ्लास की निशानदेही की गई है कि जी डोर्स ब्लॉक थे और वो सही तरीके से वो रिस्क्यू नहीं कर सकी, दरवाजे तोड़ने पड़े खिड़की से। तो ये चीजें डिनोट करती हैं कि वो रिस्क्यू का अमल हमारा फ्लॉट था और इसकी कंसिक्वेंसेस भी हमने देख ली, बड़ा दौरनाक। फिर हमारे अलर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वो भी हमने देख लिया। हमारा इवैक्यूएशन कंटेनमेंट का भी, हाँ कंटेनमेंट में ये है कि जो एडजेसेंट एरियाज थे जहाँ पे बच्चे भी थे और खवातीन भी थी उनको तो रेस्क्यू किया गया, जो कि खुशाइन है। लेकिन किसी तौर भी ये तोजी हम नहीं कर सकते कि जो ये हुआ ये दलालत करती है कि हमारा सिस्टम फाल था, नहीं। लेकिन अगेन मैं एक बात की तरफ खासकर मीडिया की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि देखिए इस इशू को पॉलिटिसाइज प्लीज मत करें। इसको हम टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज, इन्वेस्टिगेट जरूर करें, लेकिन किसी भी नैरेटिव को बनाने में, किसी भी अपना एजेंडा स्टेयर करने में ये हमारे नहीं सर, वो तो देखें वो बात नहीं, आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन उसमें कहाँ एजेंडा, कौन सा क्या कहाँ बन रहा है एजेंडा? बिल्कुल, अलार्म नहीं थे, फायर सेफ्टी नहीं थी, मतलब ये सारे सीडीए खुद कह रहा है ना, तो इसमें कौन पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है, कौन करेगा सर इसे पॉलिटिसाइज? मीडिया तो नहीं कर रहा। माँ बाप ने भी नहीं कहा, माँ बाप ने भी ये नहीं कहा। मैं यही देखिए, मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि किसी भी क्वार्टर से इसको ये इसका एक प्रेशर होता है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्ट्रेस में है, मिनिस्ट्री स्ट्रेस में है, हम सब लोगों के साथ हमारी सिंपैथीज है सबके साथ, और जो जाने गई है उनकी फैमिलीज के साथ। तो एक मेरी जो सजेशन है वो एक इंडिपेंडेंट, टेक्निकल, कॉम्पिटेंट, रिप्यूटेबल पर्संस की एक कमेटी हो जो ये इंक्वायरी न्यूट्रल अंदाज में करे, और ये जो इन्होंने कमेटी बनाई है ये इनके मुआविन बन जाए। सर आपने अपने टाइम पे कभी ये फायर ड्रिल्स का, ये सेफ्टी ऑडिट्स, इनके कभी ऑर्डर दिए हैं, लैप्सेस देखे हैं खुद से और कुछ किया उनके बारे में? एक सिस्टम मैंने मुतारिफ करवाया था मेरे जो फर्स्ट विजिट था एम्स में कि जी हम एक क्लिनिकल हॉस्पिटल ऑडिट सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिसमें A to Z सारी चीजों का एक टेक्निकल ऑडिट हो, मेडिकल ऑडिट हो, प्रेफरेबली थर्ड पार्टी से हो, और वो हमें गाइड करे कि हमारी सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं, हमारी सर्विसेज डिलीवरी में, हमारी लैब्स में, हमारी सप्लाई चेन में, हमारी फार्माज में, और फिर पेशेंट्स कितनी हद तक हमसे सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। और एक डिजिटलाइज सिस्टम मैंने शुरुआत की थी जी। वन पेशेंट वन आईडी के नाम से। तो वो खैर वो तो एक हमारा तो बड़ा कलील टाइम, वो जारी रहा या नहीं रहा वो तो एक और बात है। सर ये आपके लिए हैरानी की बात थी, जैसे हमारे लिए है, ये अभी भी है कि पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में जहां पर हर चीज ऑर्गेनाइज है, आपका कैपिटल है, आपको क्या डिसबिलीव था कि नहीं ये पिम्स में नहीं हो सकता, या हो सकता है ऐसा हादसा कहीं भी? हादसा तो किसी भी जगह हो सकता है अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसके लिए आप कितने तैयार हैं ये एक आपकी फ्लॉ या आपकी प्लस पॉइंट बनती है। अगर आप तैयार हैं तो मैनेज कर लेते हैं, आप तैयार नहीं है तो फिर कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो इस पे आपको हैरानी हुई कि वो तैयार नहीं थे? जी वो वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। तो ये लैप्सेस तो होती आ रही थी और इग्नोर किया जा रहा था, इसीलिए तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है। अगर के टाइम पे इन चीजों को सीरियस लिया जाता, देखिए एनआईसीयू हो गई, पीडियाट्रिक आईसीयू हो गई, आईसीयूज हो गई, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, गायनी वार्ड्स हो गए, ऑक्सीजन चैम्बर्स की, तो ये हाई रिस्क एरियाज हैं। इनकी आपको अगर डेली नहीं है तो वीकली एक रिपोर्ट बननी चाहिए कि उनकी मेंटेनेंस, उनकी स्टेटस क्या है, किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या फ्लॉज हैं, और फिर उन फ्लॉज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो ड्रिल्स हैं, आपकी ट्रेनिंग्स है पर्सनल की, आपकी स्टाफिंग है, आपकी अवेलेबिलिटी है, और आपका एक मॉनिटरिंग सिस्टम इसका हो।
तो ये फिर जाके डॉक्टर साहब आप ये बताएं, casualties ऐसे आपको बच्चों रोक के सकती हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में वैसे अटेंडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सीसीटीवी होता है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं? देखिए, नॉर्मली होना चाहिए। एनआईसीयूज तो बड़ी सेंसिटिव एरियाज जी। हैं, वो पेरेंट्स उनके तो साथ दूसरे कहाँ रूम में थे? होते हैं, कहाँ थे? वो साथ में दूसरे में होते हैं, इसमें तो नहीं कर सकते ना। इसमें उनको सिर्फ इंक्यूबेटर्स, ऑक्सीजन और उनकी इंटेंसिव केयर की मैनेजमेंट हो रही होती है, लेकिन ये एक हाईली सेंसिटिव एरिया वो है। ठीक है, क्योंकि लेकिन बच्चा अगेन ना क्वेश्चन cry कर इज सकता है। कि यहाँ होते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज मौजूद होते हैं, केयर टेकर्स होते जी, हैं, जी, या ये खाली क्यों नहीं ऐसे होते? खुद ही चल रहा होता है ऑटो? नहीं। तो कहाँ थे नहीं, जब ये बिल्कुल होते हुआ हैं। है? हादसा तो खैर मैं नहीं कहूंगी, देखिए, लेकिन जब ये हुआ, ये वो सब कहाँ थी, और उनमें से उनको कोई नहीं जले? ये जो उनकी जो वो रिपोर्ट है, और वो ये कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी उसकी फुटेज भी है कि नर्सेज और डॉक्टर्स मौजूद थी। ठीक है, तादाद कम थी, और कुछ हल्कों का ये भी ख्याल है कि चूंकि ईद मिलाद नबी की छुट्टी थी, लेकिन ये कोई बहाना नहीं, इस पे नहीं बेस करना चाहिए कि ईमान छुट्टी से थी। ये छुट्टी स्टाफ थी तो अगर आप इसको बच्चों को check उठा के वहां से हाँ। निकल जाती ना, आज हीरोज होती। और वैसे भी एक और अब इस वक्त क्या रेस्क्यू का है? एक अलग। अयमन, आप मुझे बताएं कि अस्पताल में वो तो ठीक है कि इमरजेंसी 1122 या जो भी वहां इदारा काम कर रहा है उसे कॉल करें, वो पहुंचेगा। अस्पताल के अंदर इमरजेंसी के लिए ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग, उनके पास इक्विपमेंट, वो यानी बिल्कुल नहीं था। 1 घंटे तक कुछ नहीं किया गया। ये तो आप जब ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो भी इनकी वो बनाई है इन्होंने, अगर ये इसको टेक्निकल अंदाज से और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे जी। इसकी इन्वेस्टिगेशंस करे तो फिर बहुत सारी हकाइक सामने चीजें, आएंगी। facts सामने आएंगे। अभी तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ खुशाइन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एमन, Thank you, अगर डॉक्टर आपको आवाज आ रही है तो मेरा सवाल ज़ाहिर है, सुन लिया। आप बताइए, जवाब दीजिए कि अस्पताल के अंदर क्या कोई डिपार्टमेंट था ऐसा, कोई मुतहर्रिक होता है ना कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कल जो वालिदैन मौजूद थे, जो फैमिलीज थी, वो रोती बिलखती यही कह रही थी कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी काफ़ी ताख़ीर से पहुंची, मतलब जितनी जल्दी उनको पहुंचना चाहिए था उस दौरानी में वो यहाँ पे नहीं पहुंचे। अस्पताल के अंदर जो रेस्क्यू टीम्स का होना, तो आप जो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हमें बहुत कोई ख्याली बात यहाँ पे महसूस हो रही है जब हम पिम्स के हवाले से बात करते हैं। तो उसके बाद ये देखिए कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब है, कि जो सिक्योरिटी एग्जिट है आपके वही मुकम्मल तौर पर बंद है। मतलब आप सोच ही नहीं रखते कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो यहाँ पे इतनी मासूम जाने हैं, उनको कैसे यहाँ से निकाला जाएगा। जब रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पे पहुंची हैं तो उन्होंने दीवारों का हिस्सा बाकायदा दीवारें तोड़ के वो अंदर गए हैं, और वहाँ से जो बच्चों को रेस्क्यू की और दीगर जो कुछ अफराद है जिनको बाहर निकाला गया था। तो ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ा ही सिक्योरिटी लैब, मैं कहती हूँ ये अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये कल का जो वाक़या है सारा, और उस पर अगर इंतज़ामिया जो है, पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से बार बार कल ये भी कहा जाता रहा कि जी अमला मौजूद था, हमारे पास कोई सिक्योरिटी लैब नहीं हुआ, हमारे एग्जिट के इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते फिर खुले कैसे थे। हो गया? तो अब गलत बयानी, एक तो 14 बड़ा बच्चे जल सानिया गए। हो जाना, फिर उस जी शुक्रिया इमन, बहुत शुक्रिया। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं डॉक्टर है। नदीम जान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये वक्त ज़ोए दिया। कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये फेलियर है, एक बहुत बड़ा फेलियर है, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाकी अल्फाज नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, और इस दफ़ा सिर्फ कमेटी से जो है ना बात नहीं बनेगी। एक ब्रेक लेते हैं, Enough. ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, एक दो चीज़ें बताते हैं फ़ौरन, फिर उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अपने गेस्ट से। ईरान ने अमेरिका से एकतरफा मुआशी पाबंदियां जो अमेरिका ने लगाई हैं उसमें जो नुकसान हुए उसको अजाला मांगा है और मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है, ये खबर है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं मेरे ख्याल में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी, हलाक नहीं हुए, और अगर ऐसा है भी, यानी वो हलाक हो भी चुके हैं, तो ईरानी बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट की कुछ समझ नहीं आई। स्टेटमेंट इसलिए दिया कि देखें ना, ईरान तो सारे फैसले वो ये कहते हैं मुश्तबा खामनाई करते हैं ना, वो यानी फाइनल वही करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हलाक हो भी गए तब भी इस तरह ड्रामा कर रहे हैं कि जैसे मुश्तबा खामनाई फैसले कर रहे हैं, हालांकि वो जिंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो जिंदा है। बट आई थिंक ट्रम्प, वो इसमें कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस सेंस कोई नहीं नहीं है, है, लेकिन ऐसी बात। ट्रम्प आई थिंक शुड बी फोकसिंग ऑन नेगोशिएशंस जी। एंड एंडिंग दिस वॉर।
वो बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे मैसेजेस अब आने चाहिए, बिकॉज इनफ हो गया, इतनी लंबी खींची एक बेतुकी बगैर रीज़न के एक जंग जिससे इतनी दुनिया मुतासिर हो रही है, खुद भी फंस गए, निकल भी नहीं रहे कुछ, और जब निकलने लगते हैं तो फिर उसके बाद वापस जो है फंस जाते हैं। और अब खैर मुआशी पाबंदियों का तो खैर वो कह रहे हैं कि हम इसको जारी रखेंगे। अच्छा, कतरी वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं, आज बल्कि तेहरान पहुँचेंगे, और ये भी बहुत अहम कहा जा रहा है। जैसे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुंचे थे, तो अब कतरी वज़ीर आज़म, कतर का भी बड़ा किरदार है सालिसी में, तो उनके वज़ीर आज़म पहुंचेंगे ईरान, और वहाँ पे ईरानी क़यादत से मुलाकातें होंगी। ये दो तीन चार खबरें हैं, और फिर अमेरिका और कनाडा का मामला भी चल रहा है, टैरिफ के मामला तो चल ही रहे हैं ना, तो इन सब पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैज़ रहमान साहब ने, US से में ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब, नादिया खान साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। Always good to be with you. This time of the morning, my morning. हम भी बड़े खुश होते हैं, आपसे बड़ा कुछ सीखते हैं। फैज़ भाई, ये मुझे बताएं कि ये एक तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की भी थोड़ी सी बात बताएं कि ट्रंप कह रहे हैं कि वहाँ से जो है आराम से जहाज़ गुजर रहे हैं, ईरान कह रहे हैं कि नहीं, हम तो किसी को गुजरने ही नहीं दे रहे। एक्चुअल क्या है? कोई हमारे पास कैमरा भी नहीं कि वहाँ की पिक्चर्स ले सकें, वहाँ से कोई खबर आ सके, क्या स्टेटस है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का? हाँ, ये जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नादिया, बेसिकली इस वक्त जो सूरत हाल है, जब प्री-Feb 28 यानी जिस दिन हमला हुआ ईरान पर इजराइल और अमेरिका का, उससे पहले वहाँ से तकरीबन 130 और 140 जहाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते थे। और इस वक्त जो है वो अमेरिका की जो प्रोटेक्शन जिन जहाज़ों को हासिल है, तो मुश्किल से 7, 8 से ज़्यादा 10 जहाज़ गुजर रहे हैं। तो पार्शली उनका एक बयान दुरुस्त है कि जहाज़ बहरहाल गुजर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मेरा ख्याल है एक 7-8% ट्रैफिक रह गया है, और ये ज़ाहिर है कि किसी न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए और पूरे रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें जो बयान है इनका, वो मैं नहीं समझता कि हकीकत के करीब है, और वो सिर्फ इसलिए ये बातें कर रहे हैं ताकि अपने अवाम को मुतमईन रख सकें किसी हद तक। जी। और ईरान के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरानी क़यादत एहतजाज को भी रोक रही है, जुल्म भी कर रही है वहाँ पर वॉइस ऑफ डिसेंट को। और फिर उन्होंने कहा कि मुश्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी है, और उनको ये लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि अहकामात मुश्तबा खामनाई नहीं दे रहे, ये उनके कोई हॉक्स हैं। तो ज़ोहैब, मैंने आपका जी आपका भी मैं इंट्रो सुन रहा था, तो देखिए बात वही है कि हम ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बहुत ही बेवकूफ़ दीवाने जैसे आदमी हैं, और जब उनका दिल चाहता है वो बड़बड़ा देते हैं और दुनिया को परेशान कर देते हैं। वो किसी हद तक दुरुस्त है कि वो उनके पास उतना रिस्ट्रेन नहीं है जितना ये एक आम डिप्लोमेट या एक सियासतदान के पास होता है। वो एक बिल्कुल खुले जो मुंह में आया वो कह देते हैं, या जो उनके जहन में आता है। लेकिन एक बात ये जहन में रखें, और ख़ुसूसन जो हमारे अपने नाजरीन हैं और ख़ुद ईरानी अवाम और ईरानी पॉलिसाज जो लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को कि ये इसमें भी उनकी कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजी है। ये बयान देना कि मुश्तबा खामनाई साहब शदीद ज़ख्मी हो गए हैं या इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और उसके अलावा तो वो ये सब कन्फ्यूजन वहाँ पर आवाम, क्योंकि देखिए आज तक खामनाई साहब को तो किसी ने देखा नहीं है, मुश्तबा खामनाई को। वो उनका बयान आता है, कोई एक आध वीडियो सामने आई, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि कोई वीडियो बाकायदा किसी ऑफिशियल ज़राए से हमारे पास अब तक कुछ नहीं आई, ना उनकी कोई प्रॉपर ऑडियो आई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ख़ुद ईरानी अवाम में, दुनिया के साथ साथ ख़ुद अवाम में भी वहाँ के एक तरह का कन्फ्यूजन है। और जब ट्रंप इस हवाले से कोई बात करते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि वो मज़ीद वहाँ उस कन्फ्यूजन को बढ़ाएं। तो एक सियासी हरबा है। और देखिए, जो आपने जो अगेन दोबारा बातें की हैं कि लोग निकल रहे हैं और एहतजाज हो रहा है और ये इनको मार रहे हैं, निकल नहीं दे रहे हैं। आपको याद है, हम सबको याद है कि उनका जो पहला मकसद था वहाँ पहुँचने का, वहाँ हमला करने का, जो कि इलीगल रिजीम चेंज का, तो अभी भी वो उनकी जो एक दिल में बसी हुई जो आरजू है, वो बाहर निकलती आती है हर थोड़ी देर बाद। और उनका जो अल्टीमेट एम तो देखिए यही है। इजराइल भी अब तक ये कह रहा है, नेतन्याहू ने भी यही कहा हुआ है, अब तक ही उनका ये पोजीशन है कि हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि वहाँ हुकूमत की, वहाँ सरकार की तब्दीली चाहते हैं, वहाँ वो जो इस्लामी इनकलाब है उसका हम खात्मा चाहते हैं। तो ये उनका एक स्टेटेड गोल है। वो ये हो नहीं पा रहा, ये अलग बात है। लेकिन इस तरह की एक बात याद रखना हमको ज़रूरी है, जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका की शिकस्त हो गई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अहदाफ या वो जो उन्होंने मकासद उनके पहले दिन जो उन्होंने तय किए थे,
उन अहदाफ की और मकासद की शिकस्त ज़रूर हो गई है। बेशक। लेकिन कोई भी जंग ऐसी नहीं है दुनिया में, तारीख में आप उठा लें, कि वो जिस प्लान के तहत वो जंग शुरू की जाती है उसी प्लान के तहत आखिर तक उसको अंजाम तक पहुंचाया जी जाता जी है। हमेशा plans फैसला change ये होते जरा हैं, बल्कि दूसरा सैंक्शंस का मामला भी बड़ा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। ईरान पे जो यूएस अब और मजीद सैंक्शंस लगा रहा है, इस पे चाइना जो है उन्होंने सिर्फ आई थिंक सिर्फ चाइना ने ही बात की है, और बाकी ममालिक अफेक्ट तो सब हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ चाइना ही अफोर्ड कर सकता है कुछ कहना। तो ये एक्चुअली फॉलो करेगा चाइना? दे कैन अफोर्ड टू नॉट एक्सेप्ट दी सैंक्शंस, उनके साथ बिजनेस करते रहें, तो बाकी ममालिक क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए नादिया, 10 ममालिक ऐसे हैं जिससे ईरान की 80% जो उनका रेवेन्यू है या जो उनका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, 10 ममालिक हैं जिनसे आता है। चाइना इसमें सर फहरिस्त है, पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया है, रशिया है, और साथ के जो उनके तुर्की, तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो उनके बॉर्डर पे लगते हैं। तो 10 ममालिक हैं जिस पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जा रही है। अच्छा, ज़ाहिर है देखिए, चाइना जो है ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ईरान के लिए, लेकिन चाइना के लिए ईरान सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, ये ज़हन में रखें। यानी चाइना क्या अपनी जो 8-10% जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए क्या अमेरिका से कोई बहुत बड़ी महाज आराई कन्फ्रंटेशन अफोर्ड कर सकता है? क्या उनके कैलकुलस में ये बात फिट बैठती है कि अगर वो अपने ईरान के इंटरेस्ट के लिए अमेरिका से इस मौके पर जंग कर लें या एक इतनी बड़ी मुज़ाहमत उनको उनके करें मकासद में, कि उनका जो अपना इकोनॉमिक एजेंडा है, लेकिन सर एनर्जी की जरूरियात तो 70% चाइना करता है ना ईरान से। मेरी भी यही है। नहीं 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 नहीं, ईरान से सिर्फ उनकी 10 से 11% जो ऑयल सप्लाईज थी वो ईरान से आती तो है। बाकी कहाँ से आ रही है? उनका अपना इंडिजिनस जो उनके ज़ाहिर है कि दूसरे जो ज़राए हैं अल्टरनेट एनर्जी भी है, हाँ बिल्कुल 10 से 12, ये मैक्सिमम जो है 12% से ज़्यादा सप्लाईज चाइना। और यही अहम नुक्ता है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या ईरान देखिए, एक बात और बहुत अहम है, अगेन समझ में जज्बाती बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोग समझें कि आप देखिए कि जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त यानी फरवरी मार्च में फौरी तौर पर ऑयल की कीमतें 120 बैरल से ज़्यादा पर बैरल से बढ़ गई थी। लेकिन आपने अभी देखा कि अभी भी 80-90 के करीब ज़्यादा 100 से नीचे ही हैं। तो इस वक्त जो ट्रम्प का जो एक कैलकुलेशन है और जो उनकी जो पॉलिसी है इंटरनल कंजम्पशन के लिए और इकोनॉमिक कंजम्पशन के लिए, वो इस हद तक उनकी समझ में आ रही है कि ठीक है, इतना बड़ा असर नहीं हुआ। अच्छा, चाइना की भी ज़रूरियात है कि 6 महीने होने को आ रहे हैं, उस 6 महीनों में जाहिर है कि चाइना को भी कोई इतना बहुत बड़ा डेंट नहीं हुआ कि उसकी वजह से वो एक जंग का खतरा मोल ले। तो चीज़ें ठंडी रहेंगी, लेकिन इस वक्त इसमें कोई शक नहीं, आपने जैसे खुद फरमाया इसमें इंट्रो में से, कि इस वक्त सदर ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनको अपनी जो दाखिली मामलात में जो उन्होंने बयानिया बनाया था, अब उस बयानिए के वो खुद असीर हो चुके हैं, कैदी बन चुके हैं, और वो उससे आगे निकल नहीं पा रहे। अब वो मिड टर्म के इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन मिड टर्म में भी उनको कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं, कुछ बुरी खबरें। आपको क्या लगता है? और उम्मीद यही है कि वो, आपको क्या लगता है कि खुशखबरी हमें मिलेगी सबको, दुनिया को? देखिए, खुशखबरी आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है दुनिया के लिए। आपको क्या लग रहा है? अब वहाँ लोगों की पल्स समझ रहे होंगे क्या चल रहा है। अच्छा देखिए, दो सूरतें हो सकती है ना, दो सूरतें। अगर मिड टर्म में वो जीत जाते हैं उनकी पार्टी और वो कांग्रेस का होल्ड रखते हैं अपने पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो और ज़्यादा पुरएतमाद हो जाएंगे और ज़्यादा ताकत के साथ वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जारियत का मुजाहरा कर सकते हैं ईरान के लिए। और अगर फ़र्ज़ कीजिए उनकी पार्टी हार जाती है और वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनको इम्पीच भी किया जाता है, तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेटेड प्रेसिडेंट के तौर पर सामने रहेंगे और वो ये कहेंगे कि अब आई हैव नथिंग टू लूज इन द नेक्स्ट 2 years, क्योंकि उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो वो ज्यादा, आपको मालूम है, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हाँ, स्टेक पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्टेक तो उस उनके कोई स्टेक्स नहीं होंगे। वो कहेंगे ठीक है, मुझे आगे भी कर दिया, पीछे खाई, मेरी पार्टी को हरा भी दिया है। अच्छा फैज भाई, आप इस इशू को कैसे देखते हैं? इम्यूनिटी है ये इस इशू को कैसे देखते हैं, जो सैंक्शंस की बात को लेकर, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हो सकते हैं मुमकिन तौर पे? क्योंकि देखें ना, जो उनसे ताल्लुक, तजारती ताल्लुक, सारे रवाबित रखेगा, उसको भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। वाज़ेह ऐलान यूएस ने दे दिया, आज कतरी वज़ीर आज़म भी पहुंच रहे हैं। तो इस सिलसिले में अब ये पिवटल पॉइंट ये होगा गुफ्तगू का, कतर से भी और पाकिस्तान से भी और दीगर मुल्कों से भी। ये बहुत अच्छा सवाल है ज़हर। अच्छा, इसमें आप एक बात याद रखें कि ईरान पर गुज़िश्ता
47 साल से बड़ी सख्त पाबंदियां ऑलरेडी हैं। उनको अभी भी अपना ऑयल बेचने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 80% रेवेन्यूज़ अभी भी उनके ऑयल एक्सपोर्ट से आ रहे हैं। तो वो एक हमेशा वर्क अराउंड उनके पास है, जिसे हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं जुगाड़ करना। तो ये ईरान के पास, ईरानी क़यादत के पास बहुत से ऐसे जुगाड़, बहुत से ऐसे वर्क अराउंड्स हैं जिसकी मदद से वो ये काम करते हैं। और देखिए सैंक्शंस तो दुनिया के कई ममालिक पे लगी हैं, लेकिन वो जी रहे हैं ना। बर्मा की मिसाल आपके सामने है, बिल्कुल कटा हुआ मुल्क है, लेकिन इतना बुरे हालात में नहीं है और न झुकने को तैयार है। अच्छा, फिर उस पर खुद चाइना के कई कंपनियों पर, चाइना पे पाबंदियाँ हैं, रशिया पर पाबंदियाँ हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है, और खुद इनको सदर ट्रंप को और अमेरिकन को उस बात का एहसास है कि सैंक्शंस जो हैं, पाबंदियां फिर एक वक्त में जाकर बैकफायर करना शुरू कर देती हैं, यानी वो उनका नतीजा उल्टा पड़ना शुरू होता है। और ख़ुद अमरीकी मईशत को उसका नुकसान हो रहा है इस वक्त। कि अब आप देखिए कनाडा से भी आपने एक अजीब महाज खोल दिया है। तो नतीजा क्या निकल रहा है कि मुझ जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं, आप यकीन करें कि हमारा पिछला जो एक महीने का एक जो बिल होता था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पावर बिल, हम तो पाकिस्तान में आप लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, 3 गुना बढ़ चुका है पिछले 3 महीनों में। 3 गुना, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक आम सारिफ के लिए अगेन ज़ाहिर है गैस के प्राइसेस, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हैं, पानी का बिल डबल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी अपने जो अमरीकी जो माशी हालात हैं उसको असर कर रहे हैं। और सैंक्शंस लगाना आसान है, सैंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना, उनको मॉनिटर करना और उनके वो नताइज हासिल करना जो कि आप चाहते हैं उस मुल्क के लिए, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। और मुझे उम्मीद नहीं है कि सैंक्शंस जो है पिछले 47 ईयर्स के साथ में जो आपने फैज भाई, मतलब लोग सड़कों पे आ सकते हैं आगे, हाँ? आपको लगता है कि आवाम आ सकती है सड़कों पे यूएस में? देखिए, अमेरिका का मामला ऐसा है कि यहाँ पर चूंकि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है, यानी पावर, जैसे मैं अपने जो बिजली के बिल का जो मैंने जिक्र किया है, तो वो फेडरल हुकूमत नहीं लगाती। यानी वो रोज़ सुबह प्रेसिडेंट उठ के या हमारे वज़ीर आज़म की तरह उठ के ये ऐलान नहीं करते कि आज गैस की, पेट्रोल की प्राइस 10 रुपये कम हो गया। ये हमारी अपनी जो काउंटी है, ये फैसले वहाँ होते हैं। लेकिन गैस की प्राइसेस जो है वो फैसला वो जो गैस स्टेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर निकासी के इतने ज़राए हैं आम आदमी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं दिन में जाकर जो है वो जल्द से जल्द। ठीक है फैज भाई, बहुत शुक्रिया। सॉरी वक्त कम है, थैंक यू। ब्रेक कर, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहें राइज एंड शाइन। और ये बिली बिली क्या है भाई? बिली जीन में तो वही बिली जीन्स नहीं, बिली बिली भाई। इस वक्त अगर आपको न्यूज़ आ रही होंगी, इंटरनेशनल न्यूज़, तो उसमें बिली बिली जी क्या कहते हैं, एक्सप्लोडिंग द इंटरनेट। अब क्या है, एक नया सिस्टम है, एक नया आप उसके वीडियो जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है। इवन देखने वालों के लिए भी इट्स नेक्स्ट लेवल टू यूट्यूब, गूगल, जिसके हम आदी हो गए हैं, जिससे लोग रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, घर भी चल रहे हैं उनके, रेवेन्यू कम भी हो गया यूट्यूब वगैरह का। हाँ, वो भी एक तो वो तो थोड़ा सा, लेकिन मैं बताऊं कि बाकी अब हम थोड़े से तंग भी हैं इनकी पॉलिसीज और चीज़ों से। एक तो कि बहुत नहीं फजूल कंटेंट भी चल रहा है, लोग चला रहे हैं, और वो जब तक आप उसको रिपोर्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसका एक्शन नहीं लेते, लेकिन स्ट्राइक मारने में इतना तेज़ है जहाँ ये चाहते हैं। और हमारे रीजन में तो ना होने के बराबर जो है रेवेन्यू। बाकी जो एक वीडियो पे बना रहा होगा $500, हम यहाँ $50 बना रहे हैं, तो उसमें भी देखें कि कितना हम फेडअप हो चुके हैं। तो देयर इज गोइंग टू बी, लेकिन ऑप्शन क्या, अब एक और ऑप्शन आ गई जो चाइना ने निकाली है, बिली। बिल्कुल, बिली निकाली है चाइना ने। और पहले तो चाइना में ही ऑपरेटिव थी, लेकिन अब इंटरनेशनली वो चले गए। और ये फ्री ऐप है, और ये रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है अभी कि यूट्यूब वगैरह की रिप्लेसमेंट है, और इसमें आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। और मैं तो इंतजार कर रहा था, मैं यही कहता ना कि बिली आएगा तो फिर आएगा तो फिर सुहेब ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे। लेकिन मुझे लॉस एंजलिस में, लंदन में, मेक्सिको में, साओ पाउलो में, इस्तांबुल में, टोक्यो में, यहाँ पर ये लॉन्च अभी कर दिया गया है। हालांकि यूएस में बड़ी तकलीफ भी होनी है लोगों को कि भाई ये आ गया तो हमारा बिजनेस खराब होगा, तो वो इसको भी थोड़ी देर में देखिएगा, थोड़ा सा तंग करने की भी कोशिश करेंगे। बहरहाल इसमें डिफरेंट क्या है जो यूट्यूब में नहीं है, ये आपको पता है। एक तो ये कि ये आपको पैसे ज़्यादा देंगे कंटेंट क्रिएशन पे, वेरी गुड। फिर यूट्यूब पे जो एड्स आते हैं नॉन स्किपेबल, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको देखने ही होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा। टिकटॉक पे आपके पास टाइम की लिमिट होती है, यहाँ आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स की आप जो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कमेंट्स जो हैं आपके रियल टाइम में आएंगे, रिएक्शंस के साथ।
जो बाद में नीचे आ रहे होते हैं यूट्यूब के, ये मुझे नहीं पता कि ये कितना अच्छा है या बुरा, बट क्योंकि कमेंट्स तो रेगुलेट होना और इसमें बदतमीजी, आपको पता है तूफान बदतमीजी हो रहा होता है, तो क्या ये और अपसेट करेगा लोगों को या देखेंगे बिली का क्या करना है, फिर आएगी तो फिर हम भी कुछ ना कुछ कंटेंट बनाएंगे अब तो बनाएंगे। अच्छा जी, ये पूरे जो है फुल यूनिवर्सिटी कोर्सेज, कंप्यूटर कोडिंग क्लासेस और डिटेल्ड हाउ टू गाइड जो है, हाउ टू गाइड जो है, चलो मैं YouTube के लिए हेल्पफुल व्यूअर नोट्स भी हैं, फॉरेन लैंग्वेज आएगी तो ट्रांसलेट हो जाएगा ये वो सारी चीजें। जहां मोनोपोली होती है ना, फिर वहां पर एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो YouTube के लिए एक तरह सा ये कंपटीशन आ गया। आई थिंक देयर इंटीग्रेटिंग इट विद देयर AI जो हैं सिस्टम सारे, इसलिए बहुत कोई हाईटेक चीज बना रहे हैं, बिकॉज अभी YouTube AI के साथ कनेक्टेड है। ब्रेक के बाद हम और भी बातें समझ आ रही बात। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कम आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फिर आपको पता चलता है कि ये मतलब ये कुछ भी हो रहा है इस माशरे में। अच्छा, हैरानी और परेशानी की बात ये कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स को लेके, इंसानी हुकूक की अगर बात की जाए, वहाँ उनकी पामालियों की बात की जाए, तो कुछ शख्सियात ऐसी इस मुल्क में गुजरी हैं कि जो हमेशा उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस का सामना किया, जेलें भुगती, अजियतें भुगती, लेकिन वो अपने नज़रिए से नहीं पीछे हटे। तो उन्हीं में उन कुछ चंद नामों में एक नाम है हबीब जालिब, जिनको कौन नहीं जानता। इतने बड़े शायर, इतने बड़े इनकलाबी रेवोल्यूशनरी शायर कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उन पर सख्तियाँ आएंगी, पाबंदियाँ लगेंगी, कैद किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंसानी हुकूक की आवाज़ बुलंद की और अपने राइट्स को लोगों को बताया कि अपना हक लेना कितना ज़रूरी है। और आपको याद है ना वो मैं नहीं मानता, मैं नहीं जान, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जी नहीं चाह अगर कोई माने, अगर मैं नहीं ये वाला एक्शन याद होगा आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर का हमेशा करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की साहबजादी हैं जो कि अपना रोज़गार कमा रही हैं, और रोज़गार कमाना बिल्कुल बिलो डिग्निटी नहीं है। अपनी मेहनत से अपना रोज़गार कमाना, चाहे वो कोई भी काम करो, सब उतना बाइस फ़ख्र होना चाहिए सबके लिए, छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता, लेकिन उनके रोज़गार कमाने में रुकावटें डाली जा रही हैं। ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, तो इस पर हमने ज़रूर बात करनी है। मसला ये है, और फिर जब पता चला कि वो कितनी बड़ी हस्ती की बेटी है, तो बहुत दुख हुआ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने रेडी लगाने की, वज़ीर आला मॉडल बाज़ार है, वहाँ रेडी बाज़ार में रेडी लगाने दी जाए, उन्होंने एक दरख्वास्त दी इंतज़ामिया को, लेकिन इंतज़ामिया ने उनकी वो दरख्वास्त नहीं सुनी। अच्छा, तंग आकर के मरता क्या ना करता भाई, अपना रोज़गार तो कमाना है ना, ब्रेड एंड बटर तो करना है। उन्होंने ये रोज़गार लगाने की इजाज़त नहीं दी, तो खैर उन्होंने खुद ही अपना खड़ा हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको वो भी नहीं करने दिया, इंतज़ामिया ने मना कर दिया कि हटा दो अपना। अब वो हटा, उन्होंने उधार लेके सामान सारा किया था, जो भी खाने पीने का वो घर पे पड़ा है सामान, उधार भी सर पे खड़ा है, लेकिन इंतज़ामिया ने जो है ना उनको रेडी लगाने नहीं। लेकिन उनके साथ ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक औरत है, इसलिए? क्योंकि उन्होंने रिश्वतें नहीं दी? क्या वजह हो सकती है? उनसे हम खुद बात करें। जी बिल्कुल, ताहिरा हबीब जालिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मारूफ शायर हबीब जालिब की। ताहिरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। आप सब को पता है कि जो कुछ हुआ है आप सब देख रहे हैं, और ये मैं कोई कानून से बालातर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप सबको देखने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन तो मैंने दी और मैंने 20 चक्कर लगाए और फ़ोन भी किए, और परवेज़ रशीद साहब को मैंने वो एप्लीकेशन व्हाट्सएप भी की, क्योंकि वो हमारे कॉमरेड हैं, और उनको मैंने मैसेज भी किए, मेरा मैसेज भी नहीं सुना और मुझे जवाब भी नहीं दिया। और फिर मैंने साइमा फारूक साहिबा हैं, उनको मैंने ये एप्लीकेशन भेजी कि मेरा ये काम कर दिया जाए। मैं टाउन हॉल भी गई, मुदस्सर साहब हैं कोई ये रेडी इंचार्ज जो देते हैं मॉडल रेडी के लिए, जिनके पास लोग जाते हैं, तो मैं भी गई हूँ वहाँ पे, मेरा भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। मुझे भी उन्होंने वापस भेज दिया कि हम आपसे बात करेंगे। पहले मुझे वो बुला लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे घर भेज देते हैं कि जी आप, हाँ जी हम आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, देखेंगे, सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। मैं घर आ जाती हूँ, आपको पता है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं वहाँ पे करीब लाख जाती हूँ,
तो वहाँ पे जो रेडी लगवाती हैं, जो पैरा फोर्स, जो गुंडा फोर्स है, ये इनके जो टाउट हैं वो मेरे पास आते हैं, वो मुझे पहचान लेते हैं कि जी आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, आपके हम लोग प्रोग्राम देखते रहते हैं जो आप हबीब जालिब साहब के हवाले से करवाते हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जी अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा 3-3.5 फुट का एक फट्टा है, ढाबा जो है, वो मैं लगाना चाहती हूँ, वो मुझे आप अगर इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा हाँ आप लगाएं, आपको कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। तो बात ये है कि जो जिन लोगों के नुकसानात इन लोगों ने कर दिए हैं, जो रेडी वाले हैं, जो फट्टे वाले हैं, और जो छोटे छोटे कारोबार करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। देखें 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, वहाँ पे ये पुलिस आती थी दुकानें बंद करवाने के लिए। ये पैरा फोर्स जो है, ये वहाँ के लोग जो हैं वो तो ताहिरा जी, ये सिर्फ आपके साथ आप, स्पेसिफिकली किया गया है या बाकी भी जो वहाँ हैं रेडी वाले उनके साथ भी ऐसे कर रहे हैं? बाकी सबके साथ ये हुआ। मैं भी उसी 98% गरीब अवाम में से हूँ। मैं कोई अगर मैं मेरे साथ नाम लगा हुआ हबीब जालिब का तो मेरा लिहाज कर दिया। इन्होंने पहले ही पता चल गया था कि ये जालिब साहब की बेटी हैं, तो उनके साथ ही मुझे भी ये कहा गया कि जी आप हमें 5,000 रुपया महीना हफ्ता दें, और 1,000 रुपया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आए लोग जो उनके टाउट थे, उन्होंने भेजा कि आप जाके इनसे बात यानी कोई थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा है तो उसको डिस्करेज किया जाएगा, इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलो तो हाँ ये रास्ते हैं बेहतरीन, ये दे दो हमें 5,000। क्या बात है वैसे, किस बात मैं कह रहा हूं, सर पीटे आदमी इस बात। और वजाहती इन्होंने बयान भी दे दिया पैरा फोर्स वालों ने। मुझे ही क्यों दिया? मैंने अगर ये सवाल उठाया है या मैंने बताया है कि ये इन्होंने मेरे साथ किया। वहां पे फट्टे वाले बैठे हुए थे, क्रीम ब्लॉक में स्टॉल भी लगे हुए थे, फट्टे भी लगे हुए थे। नहीं तारिक जी, इजाजत आपको नहीं मिली, उसकी वजह क्या थी? वो जो आपकी स्क्रूटनी हो रही थी, ऐसी जैसे कोई तामीरात हो रही हो बहुत बड़ी, वो क्यों नहीं मिल रही थी? आप बार बार ऑफिस जा रही हैं, क्या कह रहे थे कि आपके कवायद में क्या मसला है? हबीब जालिब की बेटी इसलिए नहीं दे रहे? देखेंगे, सोचेंगे, और फिर मुझे जब मैं घर आकर वापस लाइव आती हूँ तो मुझे कॉल्स आने शुरू हो जाती हैं। डीसी ऑफिस साहब मुझे फोन कर रहे हैं, एसी कर रहे हैं, अपना टीएमओ ऑफिस से मुझे कॉल आ रही है, फिर मुझे पैरा फोर्स की तरफ से कॉल आ रही। सब लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि जी हम आपको कारोबार करवा के देते हैं, हम आपको कैबिन बना के देते हैं, अपने पास से पैसे लगा के देते हैं। लेकिन मुझे अब इनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, किसी तरह से भी मुझे किसी किस्म की भी कोई हेल्प नहीं चाहिए। वो गरीब आवाम जो जिन लोगों का इन लोगों ने नुकसान कर दिए, फट्टे तोड़ दिए हैं, एक बच्चे का वो देख से उठा के वो पानी में फेंक दिया, वो बच्चे ने पीछे छलांग मार दी, अपनी जान दे दी। और देखें कितने आप बीसियों केस आप उठा कर देख लें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, ताजिर का बेटा है, उसको मारते हुए लेके जा रहे हैं। और बहुत सारे आप देख सकते हैं, पैरा फोर्स आपके सामने है, वर्दी पहनी होती है, पीछे लिखा होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि इस पैरा फोर्स को खत्म किया जाए और लोगों को आराम से सुकून से काम करने दिया जाए। जो लोग अपनी मेहनत के लिए घर से निकलते हैं रोटी कमाने के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, तो उनको ये तंग करते हैं, छोटे छोटे कारोबार। और वैसे तो देखें देखिए ज़ोहैब, देखिए एक तो वो बात आ जाती है इंक्रोचमेंट की कि उनको वो भी मैनेज करना है कि जी हर कोई कहीं भी जो है रेडियां ना लगा ले और उनके पास इजाज़त हो, परमिट हो। लेकिन यहाँ क्या गलत हो रहा है मुझे उसमें ज़रूर बताएं कि ठीक है ना, ये तो वी नो दैट। और बहुत दफ़ा होता है कि वो हटाते हैं लोगों को, वो वापस आ जाते हैं, उससे फिर अलग दिक्कत होती है और मसाइल होते हैं। यहाँ आपको और बताएं क्या अनफेयर लग रहा है? देखिए उनको मुतबादिल जगह दी जाए, ठीक है। मैं वहां पे खड़ी हूँ, सारे लोग वहां पे अपनी रेडियां लगा के खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। और जब मैं वहां से उठ जाती हूँ तो मेरे उठने के बाद वो सारे रेडियां, सारे ढाबे, सारा कुछ वहां से गायब हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को मुतबादिल जगह दी जाए, बिठाया जाए कि अपना रोजगार वो वहां पे बैठ के करें, काम करें। जो लोग जिनका ये नुकसान करते वो उनका नुकसान ये किस तरह से भरेंगे, जिनका लाखों करोड़ों का नुकसान। अच्छा वैसे तो सुने, देखें अब ताहिरा जी, बात यह है कि हर इंसान बराबर है,
मतलब कोई भी एप्लीकेशन लेके जाए, कोई एंकर है, कोई किसी प्रेसिडेंट का बेटा हो, किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, वो तो लीगली जो भी थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा है वो जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि आप एक ऐसे शायर की बेटी हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस माशरे में, आगाही फैलाने के लिए, जी है ना, इंसानी हुकूक के लिए। जी आप अवार्ड भी मिल चुका है आपके फादर को, तो मैं ये नहीं कह रहा स्पेशल कंसेशन दे, लेकिन कुछ तो जहन में होता है कि भाई जालिब साहब की बेटी है, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दे यार, ऐसा ना करें, हमारे लेजेंड है, दुनिया में जगह साई होगी, बात तो सुनी दुनिया में जगह साई, हालांकि सबके लिए आवाज उठा रही है, इनकी बात तो सुननी चाहिए। बात है अपने लिए बिल्कुल भी आवाज उठा रही। मैं जालिब साहब की बेटी हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि अब मुझे मेरे साथ ये कोई स्पेशल कोऑपरेशन मेरे साथ किया जाए? बिल्कुल नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं सुनना कि किया जाना चाहिए, हाँ, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, एक रिगार्ड एक सुननी उन चाहिए लोगों बात। के लिए बात करें, उन लोगों के लिए बात करें जिनके लिए कोई बात नहीं करता, जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। वो देखें, आप हजारों केस आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने से, आंखों के सामने से गुजरते होंगे, आप देखते होंगे कि लोग ये पैरा फोर्स क्या कर रहे हैं उन गरीबों के साथ, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी जो बच्चियां लड़कियां अपने हाथों में उठा के अपना काम कर रहे हैं। बट जो बच्चा एक गुब्बारा बेच रहा है यहाँ पे कंधे पे रख के ऊपर, तो उसके गुब्बारे छीन रहे हैं, उसका बैग उतार रहे हैं, उसका क्या कसूर है? उसको कह रहे हैं कि 3,000 रुपए आप हमें दें अगर आपने गुब्बारे बेचने हैं। ये जो बात है, अच्छा हुआ तायरा आपने इनको एक्सपोज किया है और ये बात आप मीडिया तक लेके आई हैं। अब आगे आपको किस तरह, क्या आपने बताया कि वो आपसे कांटेक्ट अप कर रहे हैं, मीडिया में आने के बाद आपको क्या इसका रिएक्शन मिल रहा है? क्या बेहतरी हुई, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का और इनका जो जिम्मेदार है, और आप चाह क्या रही हैं? पैरा फोर्स जो गुंडा फोर्स है, ये इसको खत्म किया जाए। पुलिस है, पुलिस अपना काम करे और बड़ी जिम्मेदारी से करे, जो कि वो करते आए हैं। कोरोना में वो दुकानें अपना बंद करवाते आए हैं, और ये पैरा फोर्स तो गुंडागर्दी करने के लिए, भत्ता लेने के लिए लोगों का जीना आराम कर दिया इन लोगों ने। ये तो कोई बात नहीं है ना, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। यही पता नहीं चलता कौन सी फोर्स है, लेकिन वो चल रहा होता है मामला सारा। तारा जी, मुझे एक बात बताएं, मेहनत में अजमत है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपके वालिद इतने बड़े शायर थे और लिफाफा शायर नहीं थे, जाहिर है, ठीक है ना, अपने नजरियात पर खड़े रहे, ठीक है, नजरियात पे अपनी जान तक जाहिर देने को तैयार थे, और वो बर्दाश्त भी किया, आपकी फैमिली ने भी किया होगा, तो इतने तो वेल टू डू नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि फिर कैसे मामला कैसे चले आपके वालिद के बाद? जी, मैंने देखिए, जालिब साहब के जाने के बाद मैंने 2 साल पीसीओ के ऊपर जॉब की, पीसीओ के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर्स के ऊपर मैंने जॉब की। फिर मैंने 6 साल करीम चलाई। अब मैं इन ड्राइव चला रही हूँ, जैंगो चला रही हूँ। पेट्रोल महंगा होने पर मैंने ये काम सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ, इस मेहनत में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसमें इज्जत है। अगर मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, मैं अपने हाथ से काम करना चाहती हूँ। मैं और खवातीन को भी बताना चाहती हूँ कि आप अपने हक के लिए, अपनी मेहनत के लिए, रोजगार के लिए आप निकलें, ना कि आप अपने बच्चों को लेके नहर में छलांग मारें और खुदकुशी कर लें। इन लोगों ने खुदकुशी करने के लिए भी मजबूर कर दिया गरीब आवाम को, गरीब आवाम को मजबूर। और आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी। आप बताएं तायरा, आपके घर में आप और कौन कौन हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं अभी? मेरी बहनें हैं, मेरा एक छोटा भाई है, तो मेरी बहनें 2 डाइवोर्स हैं, मेरी जिम्मेदारी हैं। और मैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि मैं शुरू से मेहनत करती आ रही हूँ, और मैं अभी भी मैं कर रही हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारी। अब ये कि जो 5 घंटे मैं इन ड्राइव को दे रही थी, अब मैं 8 घंटे दूंगी, 3-4 घंटे और बढ़ाऊंगी। यही हो सकता है ना। और हिम्मत आप कैसे हार सकती हैं? आपको तो मिला ही नहीं विरसे में, ये आपको तो हिम्मत ही तो मिली है विरसे में, बड़े बड़े लोगों के सामने सच बयान कर देना, यही तो हिम्मत। मुझे एक और बात बताएं, मैं ये डिमांड कर रहा हूं, नादिया डिमांड करी, क्यों नहीं वज़ाइफ मिलते गवर्नमेंट की तरफ से? क्यों नहीं वज़ाइफ मिलते एटलीस्ट उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का, जब भी पाकिस्तान में शोरा का नाम आता है, लिटरेचर का नाम आता है, हबीब जालिब का नाम आता है। इस अवार्ड का जो नेशनल अवार्ड है, उसका एक्चुअली फायदा क्या है? आगे जाके देखा जाए, रखने के लिए इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन और आपको सबसे बड़ा सरकारी अवार्ड मिलता है, फिर स्टाइपेंड्स क्यों नहीं? क्यों नहीं?
मुझे बताएं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं शुरू अरे से आपको काम नहीं करती आ चाहिए, रही हम हूँ। कह रहे हैं, हम मैं- डिमांड कर रहे हैं। हमें आपके लिए चाहिए, हमें सबके नहीं, लिए नहीं, बहुत चाहिए। शुक्रिया। आपने अगर आपने आवाज उठानी है, अगर मैं आवाज उठा रही हूँ, अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप गरीब आवाम के लिए करें ना। इस पैराफोर्स को हटाने के लिए करें, जो गरीबों का जिन जिन लोगों ने सांस बंद कर दिया है, जीना आराम कर दिया है, काम नहीं करने देने उनको मेहनत नहीं करने दे ये रहे, किसने उनको अपनी बनाई हुई है फोर्स? रोटी कमाने ये नहीं दे फोर्स रहे। है किसकी? तायरा, आपने को पता किया किसकी फोर्स है? कोई यूनिफॉर्म वगैरह में होते हैं? पंजाब गवर्नमेंट की है जी, पंजाब गवर्नमेंट की है। पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा, और ये भत्ता मांग रहे हैं? भत्ता मांग रहे हैं 5,000 रुपए। मुझसे ये डिमांड की जाती है कि 5,000 रुपए। ताहिर जी, वजीर आला ने नोटिस लिया इसका? और मरियम नवाज साहब ने नोटिस लिया इस बात का या नहीं? मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे कॉल आती है डीसी ऑफिस से, आती है डीसी साहब की, टीएमओ साहब की, एसी साहब की, कमिश्नर साहब, सबकी मुझे कॉल आती है। लेकिन अब जबकि मेरे साथ ये ज्यादती होती है, जब मैं आके घर बैठ जाती हूँ और मैं लाइव आती हूँ, लाइव आने पर मुझसे राब्ते किए जाते हैं, मेरे लिए नाश्ते लेके आते हैं उन गरीब लोगों के घर जिनका ये फट्टे तोड़ देते हैं, रेड़ियाँ तोड़ देते हैं, जिनके सब्जी वाले की दुकान रेट जो जमीन पे लगा के बैठे हुए हैं, उनके सब्जी के ऊपर इन्होंने पाँव रखे हुए हैं। शायद ये आपके सामने से, शायद कि ये आपकी आंखों के सामने से ये वीडियो गुजरी हो। उनके साथ उनके घर की क्यों नहीं जाते? ताहिरा जी, लेके आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अपने वालिद का कोई इनकलाबी शेर याद है तो प्लीज सुना दीजिए, फिर आपसे इजाजत लेंगे। जालिब साहब की दस्तूर है, वही मैं आपको सुना देती हूँ। हमारे वजीर आजम को बहुत पसंद है, वो पढ़ते हैं बगैर इजाजत के, मुझसे इजाजत मांगते हैं, मुझसे ये कहते हैं कि एप्लीकेशन दें, आपने इजाजत दी। तो खैर चलें। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, दिल की बात को जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या बात, बहुत शुक्रिया ताहिरा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। दिखाई बात करके कि ये सबके लिए खड़ी हैं, अपने सबके लिए खड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे ही इनके वालिद सबके लिए खड़े थे। मुतालबा कुछ और है। ये वो लोग होने चाहिए जो मिनिस्ट्रियाँ चलाएं, जिनको पता हो, एहसास हो गरीब के दर्द का, उसकी मजबूरी। भाई कब जागेंगे आप? आखिर जागेंगे कब? कोई टाइमलाइन, कोई डेट? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुहेब, अभी जरा थोड़ा सा जनाना सेगमेंट है। तुसी गल करो, मैं सुन रहा हूं। नहीं, आप भी उसमें बात कर सकते हैं बीच में, बिल्कुल जब दिल चाहे, लेकिन है थोड़ा सा मतलब लेडीज के इंटरेस्ट का। वैसे आजकल तो बॉयज के भी इंटरेस्ट का हो गया है। जी हाँ, बॉयज का मैं पूछ लूंगा। हाँ जी बिल्कुल। तो कौन है हमारे साथ? बात हम क्या कर बात रहे हैं मेकअप की और मेकअप प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अब पाकिस्तान में एक टाइम था कि जब आपको होता था कि जी ये जो ब्रांडेड मेकअप है ये नहीं मिलता, और अब मिल रहा है तो लग रहा है बारिश हो रही है, लग रहा है कि ज़मीन से निकल रहा है, या बारिश के साथ आ रहा है, बादल से बरसात हो रही है, कि कहाँ से इतना मेकअप आ रहा है। और फिर जो आप प्राइसेस देखते हैं तो कुछ तो इंटरनेशनल जो रेट्स हैं उससे ज़्यादा हैं, तो लगता है कि यार ये ठीक होगा। और कुछ वही चीज़ें आपको 2-3 हज़ार में मिल रही हैं, ये भी फेक हो सकता है, ये भी फेक हो सकता है, और हर कोई क्लेम कर रहा है कि ईमान से हमारी प्रोडक्ट फेक है। पैकेजिंग से पता चलता है क्या? हाँ, और आप ये देख लें, आप वो देख लें, अलाउड टू चेक है, जब आपके घर सामान आता है कोई अलाउड टू चेक नहीं होता। और उसमें एक सबसे खतरनाक चीज़ है, जब नीचे वो आपको एक तसल्ली देते हैं, ईजी एक्सचेंज, तुम ले लो,
यानी वापस कर देना 7 दिन में, इतने प्यार से बताते हैं कोई मसला नहीं, हम वापस ले लेंगे, इजी रिटर्न इजी एक्सचेंज, और उसके बाद आपको नंबर मिल जाए तो मेरा नाम कुछ और रख देना, बतूल रख दो कुछ और फिर ये कि डायरेक्ट आप स्किन पे लगा रहे हैं तो ये तो वैसे भी आपके लिए I'm- डेंजरस भी है। नहीं बिल्कुल, इतना झूठ है उसमें, इतना बच्चों का पैसा जो है, बच्चियों का जिनको शौक है मेकअप करने का ज़ाया हो रहा है। हम उस पर बात करेंगे, आपकी मेकअप की वीडियोस पे बात करेंगे, और थोड़ी सी लेकिन लाइट सा स्टार्ट लेते हुए, आपकी जो आप सबका शौक है आजकल ग्लास स्किन, आपको शौक है ग्लास स्किन का? मैं क्यों शौक होगा, मुझे नहीं, मुझे मेरा दोस्त याद आ गया एक, वो कहता ज़ोबी तुम्हें नहीं पता, उसके पास वैनिटी हो, पूरे अपने लड़का था वो लड़का मुझे कहा ज़ोबी तुम्हें नहीं पता ये आ गया, ये मैं लगा दूंगा। यार तुम किस किस्म के लड़के हो? स्किन केयर का तो सबको ग्राउंड में होना चाहिए। ज़ोएब इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी ग्लास स्किन जो है वो अच्छा, तो सबको बड़ी बताइए पसंद है। आप। मोना जी से हम बात करेंगे, बड़ी मशहूर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। कैसी है मोना? अस्सलाम वालेकुम। नादिया, अस्सलाम वालेकुम सैयद, सो नाइस टू सी यू बोथ। मोना तुमने बड़ा वेट लूज किया भाई? मैंने तो वेट गेन किया। अच्छा, लूज किया फिर गेन कर लिया, वो वेट बड़ा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो क्या जर्नी I थी? know, हाँ। नहीं बड़ा मशहूर है तुम्हारा वेट लॉस। अच्छा, नहीं वेट लूज मैंने काफ़ी किया था, फिर स्ट्रेसेस आ जाते हैं, आप बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, आपका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, फिर थोड़ा सा गेन हो जाता है, फिर आप लूज़ कर लेते हो। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट वन टाइम दैट यू कैन डू। एक आपको हर चीज़ कंटिन्यूसली करनी पड़ती है, वरना आपका कामयाबी की तरह वो नीचे ऊपर आती जाती है। और लोग इतना आपको जज करते हैं आपके वेट पे कि मेकअप बाल तो बाद में नोटिस करते हैं, सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट या ताना मिलता है वजन पे। मगर ये उन क्या लोगों से obsession है? उन लोगों से मिलने की ज़रूरत क्या है जो आपकी सक्सेस और आपके अलावा आपके सिर्फ वेट से आपको जज करते हैं? सब हैं वो। फिर इसका वो मतलब सब किसी ना हैं। मिले। वो कौन से लोग हैं, इसका मतलब फिर किसी से, ये सब हैं, फैमिली से लेके, फैमिली को तो नहीं आप फिर अवॉइड कर सकते ना, फैमिली से लेके अम्मी अब्बा नहीं छोड़ते बेटा। लेकिन ऐसा रूटीन बनाए फिर कि जो ऐसा है। आप कंटिन्यू कर सकें, है ना? बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही टाइट आपने फॉलो किया। नहीं, उसके कभी बाद- कभी आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हो और आप फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको ट्रैवल कभी कभी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अपने काम की वजह से, तो आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर थोड़ा सा बढ़ लेकिन इस जाता है। बार कर लिया, दोबारा फिर लूज कर लोगी क्या? हाँ, फिर lose हो जाता है ना, कोई ऐसा मसला नहीं, अब समझ आ गया है ना, फिगर आउट कर लिया। तो मोना ये तो खैर उसकी बात होगी, अब होगी स्किन केयर, मेकअप, ग्लास स्किन क्या है ये? बड़ा लोगों को शौक भी, इवन कोरिया वगैरह में, थाईलैंड, सिंगापुर में बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर इसीलिए चीज़ जो कोरिया बिक गई रही थी। है। मैं कहता हूँ मुझे मेरी वहाँ पे फ्रेंड्स बनी थी, वो पूछी थी व्हाट मेक्स यू कम हियर, तो मैं बोला योर ग्लास स्किन। सो व्हाट इज दैट? मैंने बोला इट्स ऑल द प्रोपेगेंडा एवरीवेयर इन आवर कंट्री, द कोरियन ग्लास स्किन। सो टेल अस अबाउट इट। कोरिया ने खुद भी शुरू किया, कोरिया ने खुद भी शुरू किया, We वो have भी glass पीछे skin? नहीं, वो अपनी जेनेटिक स्किन को भी बेच रहे हैं कि हमारी मतलब जैसी ऐसी skin हो नहीं है जाएगी। जैसी हमें तस्वीरों में नजर ये आती है बता। ना, ये जो कोरियन गर्ल्स नजर आती है बिल्कुल चमकते हुए, बिल्कुल फ्लॉलेस, ऐसा नहीं है। हमारी जैसी नॉर्मल स्किन है, वो प्रोडक्ट्स लगाने के बाद होती है। ऐसा नहीं होता कि हर वक्त वैसी ही स्किन में घूम रहे, ना मेकअप लगा रहे ना कुछ, बस ठीक है मुंह धोया और निकल गए। तो ऐसा कोटिंग है नहीं मेरे ख्याल से, जो हम गाड़ियों पे कराते कोटिंग हैं। के अलावा आपकी Ceramic मतलब coating आपकी है वो। स्किन केयर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पे देखी, जैसे मैंने एक स्किन केयर ली ना, उसके साथ मुझे उसकी उसने टैबलेट भी थी। इसने बोला यू टेकिंग कोलेजन, टेक द कोलेजन टैबलेट। मैं बोला व्हाई इज दैट? इसने कहा जब तक अंदर नहीं जाएगी वो चीज़, जब तक बाहर से कैसे शो होगी। सो द न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रेटिनॉल लो तो रेटिनॉल की गोली भी लोगे, आप विटामिन की जो आप स्किन पे लगा रहे हो आप खाने में भी लोगे, तो जाके आपकी ग्लास स्किन आएगी। और इनका जो रेवोल्यूशन आया है कोरिया का, वो आया इसलिए कि उनकी डाइट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 50 ईयर्स, उनकी डाइट जो चेंज हुई है, उनकी हाइट ग्रो हुई है, उनकी स्किन फ्लॉलेस हुई है, उनके बाल अच्छे हो गए, शाइनी, सुपर शाइनी। तो ग्लास स्किन आपके सिर्फ वैनिटी से नहीं स्टार्ट होती, ग्लास स्किन स्टार्ट होती है आपके फ्रिज से। हेल्थ से जाहिर है वो, ये बात देखे ना, क्या आपने क्या डेफिशिएंसी है खा वो रहे कम कर रही हैं, है। आप क्या स्टोर कर रहे हैं, आपने अपना मील प्लान किस तरह किया हुआ है, आपने मील प्रेप किस तरह किया हुआ है। ये नहीं कि सुबह बस उठे भूखे हैं तो बस सामने बिस्किट पड़ा है खा के निकल गए, ये नहीं। आपको अपना मील प्लान करना है कि इस हफ्ते में मेरे ये न्यूट्रिशन पूरे होने चाहिए। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो जो जिस तरह वो बाल अपने स्लीक शाइनी स्ट्रेट कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स क्या जब हम यूज़ करते हैं हमें वैसे रिजल्ट मिलेंगे? नहीं, हमें बिल्कुल वैसे नहीं स्किन मिलेंगे, क्योंकि वो उनके शाइनी बाल जो है वो उनके जेनेटिक्स की वजह से भी Genetics भी तो है ना है। उनका skin बाल में। जो है बिल्कुल सीधा है, हमारा बाल वेवी है। तो अब जरूरी नहीं कि वही चीज़ भी आप करें, आपका एक डिफरेंट इफेक्ट आ जाता है उनसे, वो नहीं उनसे बेहतर भी आ सकता है, बट एग्जैक्ट आप कॉपी किसी चीज़ को नहीं कर सकते। स्किन टोन भी है, कॉम्प्लेक्शन है, बड़ी चीजें हैं। उनका काफी येलो टोन है, वो बिल्कुल पिंक बेस लगाते हैं, हम पिंक बेस नहीं कितनी लगाते। अजीब बात है, उनकी स्किन और बाल इतने मशहूर हैं, हमारी नाक और हमारा जो है कम्प्लेक्शन वो नहीं हो रहा मशहूर। हमारी नाक बड़ी बड़ी हाँ, आंखें, हमारी हमारी ऊंची बड़ी नाक बड़ी नहीं हो आंखें, कहीं नहीं आ रहा। ये लोग पाकिस्तानी आईज
वो क्यों नहीं भाई बिक रहा? हम अब एडवर्टाइज नहीं करें ना, सही है ना, और वो advertise कर रहे पागल है आंखें हैं। खोलने पे, क्योंकि आंखें आंखें खोलो, आंखें हाँ, छोटी हैं, वहाँ पे कोई वो ऐसी ऐसे स्टिकर लड़की लगा रहे हैं कि नहीं। आंखें उनकी खुल जाए, अरे हमारी हैं, सर्जरी के बगैर हम वहाँ क्यों पे कोई बेच रहे लड़की नहीं है। अच्छा ये भी है कि यहाँ surgeries पे हो रही हैं। वहाँ पे जो है लड़की जब पैदा होती है ना, हम कहते हैं कि भाई हमें इसको ससुराल भेजना है, पैसे जमा करो, उसके जहेज बनाना है। वो कहते हैं हम इसकी सर्जरी करानी, बस ये हमने इसके लिए कर दिया तो उसकी जिंदगी आगे अच्छा आसान हो सर्जरी में जाएगी। क्या कराते हैं? सर्जरी में changes? सबसे पहले लिड खुलवाते हैं, जो मोनो लिड है ना, ये यहाँ पे लिड में गैप बनवाते हैं और आंखें यहाँ से कट लगता है, आंखें खुलती है। इतना अच्छा, मैं से तेल लॉन्च करूंगी, कहूंगी खुल आंखें खुल जाएगी। हाँ, जाएंगी आंखें खुल जाएंगी, बंद होती है। सारी दुनिया को हम बेचेंगे कि हमारी प्यारी बंद आंखें खुली भी खोल रहे हैं। बड़ी बड़ी आंखें कैसे होंगी हमारी, हमारा कम्प्लेक्शन इतना प्यारा, हमारी नाक देखो माशाल्लाह, हम क्यों नहीं बेच रहे नाक को? आपकी प्यारी है ज्यादा, हमारे वो मोटी मोटी नाकें भी होती हैं। मेजॉरिटी हमारी प्यारी है ना, तो उसमें हम कैसे नहीं, जाएंगे? शक्लें तो हमारी पाकिस्तानी हैं। देखे नाक ऐसी प्यारी तिखी नुकीली, तो ये हमें करना चाहिए, मान से हम कर नहीं रहे। मतलब कहने की बात है कि जो जेनेटिकली जहाँ की स्ट्रेंथ है हाँ, उसको आप लेकिन हम प्रोडक्ट किस तरह में डाल project के कर रहे हैं अपने आप आप को। हाँ, सेल कर रहे promotion। होते हैं। अच्छा सर्जरीज आपने बताया ये वाली भी है, सारा कुछ। हाँ, और नाक की सर्जरी बहुत करवाते हैं। और ये कि कोरियन आर्टिस्ट और लड़कियां इतने सब, खूबसूरत हैं कि सब, यकीन करो दिल करता है कि आप टच करके देखो रियल है सही है, असली अच्छा है, उधर real जाके ऐसा नहीं है, उधर जाके सब नॉर्मल नजर आते हैं। वो जैसे इंडिया में हमें मूवीज में देखते हैं कि सारे स्टार्स नजर आते हैं। जब मैं इंडिया गई तो मैंने कहा खूबसूरती नजर आती, वहाँ पे तो कोई ऐसा था ही नहीं इंडिया में जाके। इंडिया में तो खैर आप सही कह रहे हैं। तो वही कौन कोरिया सी में भी होता है। कोरियन क्रीम्स हैं जो कि इतनी ओवर हाइप्ड है? मैं एनुआ का आजकल देखी दी थी, PDRN कैप्सूल क्रीम, फिर अभी कल आ गया उसमें कि जी मेडिक्यूब की जो कैप्सूल क्रीम है PDRN, इसमें पता नहीं कौन सा सूडान रेड कलर है, तो वो वापस बुला लिया, कहाँ से बुलाया, पूरी दुनिया में घूम रहा है। और यहाँ आ जाती हैं फ़ौरन, फिर इन्फ्लुएंसर्स शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद हर पेज पे ये क्रीम्स बिकनी शुरू हो जाती हैं। ये PDRN टोनर, PDRN क्रीम, ये चीज़ें ये क्या हैं? देखिए जो क्रीम और genuine आ रही हैं। जी ये तो मैंने जाके वहाँ से जेन्युइन ली है और इस्तेमाल की है। इट हैज़ अमेजिंग इफेक्ट, ठीक है, बट ज़रूरी है कि आपकी स्किन के हिसाब हो। ज़रूरी नहीं कि PDRN अगर एक को सूट कर रहा है वो आपके भी स्किन के हिसाब से हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप अपनी स्किन को समझें, उसकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक्नी स्किन है, ऊपर से PDRN लगा रहे हो तो एक्नी तो और भर जाएगी ना, फिर तो नहीं होगी आपकी ग्लास स्किन। आपने खुद कुछ यूज़ किया, तुमने कहा हाँ। वाह बहुत सारी चीजें कोरिया की है। बताओ। देखो एक तो मेडिक्यूब का मास्क मेरा फेवरेट है, मॉइस्चराइजिंग मास्क। ट्यूब वाला, जार वाला? जार नहीं, वो शीट वाला। वो मेरे makeup पास से- आया था वो, अच्छा हाँ जो शीट वाला मेरे पास एक शीट उसकी वो मैंने एक ट्यूब ली थी, गड़बड़ फेक। वो तो यहाँ से लिए ना। अब तो मसला ये आ गया है कि हम किसी चीज को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। अपने हाथ से देखें, जब मैं कोरिया से नहीं उठाती जब तक मुझे सुकून नहीं आता। तो उसका क्या रिजल्ट है? वो जो उसका बायोडेंस मास्क है, हाँ। वो आपको बायोडेंस से मुझे ओवररेटेड लगा, मुझे नहीं अच्छा, इतना तो मजा और आया। कौन से मास्क हैं? यही मुझे तो हैं? मेडिक्यूब पसंद है, इनोवा पसंद है, इनिसफ्री पसंद है, ठीक है, ये सारे मुझे पसंद है। उसका मास्क मैं हमेशा मेकअप से पहले लगाती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप भी कह रहे थे कि ग्लास स्किन का लड़कों से क्या काम है, क्यों नहीं है। हेल्दी स्किन, ठीक है। ग्लास स्किन का मतलब ये नहीं कि आपकी चमकती हुई मेकअप से भरी हुई स्किन है, उसका मतलब है हेल्दी शाइन, बालों का ग्लो, स्किन ग्लो। दिस इज इन फैशन। एक नाम जहन में आता है, ग्लास स्किन। जब आप बात करते हैं वो मैं ले नहीं सकता ना। मसला ये है। हाँ ये सही है बहुत। अच्छा, आप दोनों समझ गए, मैं नहीं समझी। मैं हाँ खूबसूरत शो कर रही हूँ ना न्यूज़ का, Okay. समझ आती हूँ। वो तो होता है लाइट कम कर दो यार, ये लाइट क्यों लग रही है, इधर भी चमक रहा है, इधर भी चमक रहा है। अरे वो तो फ्राई पैन लगता है, वो तो ऐसा लगता है ऑयल में नहीं। अच्छा, वो होता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। फ्राई करते हैं और 4 दिन तक फ्राई पैन धोते नहीं है, वो तो मुझे वो लगता है। नहीं, वो है कोई क्या? नहीं है ग्लास अच्छा, के। है क्या वो? मुझे Highlighter बताएं। आप वो क्या इतना उसको- सारा Glass वो skin शिमर highlighter है है। और इतना ज्यादा हाइलाइटर है, और वो भी है ना चमकता हुआ, जिसके अंदर शिमर 2-3 कलर के नजर आते हैं। बहुत अच्छा, वो है। इस्तेमाल का तरीका है मेरा, देखो कोरिया नहीं जा रहे हैं भाई पॉलिटिशियंस आजकल, या और लोग। अरे ज़ोहेब चलो छोड़ो। अच्छा मुझे बताएं, आप स्किन को प्रेप करना कि जो मेकअप लगाना है वो बड़ा जबरदस्त, वो और बहुत फिर ये important वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें आप क्या सजेस्ट वो करते स्किन उसके स्किन केयर मेकअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगी जब तक जैसे अभी देखिए आपकी स्किन के अंदर ग्लो नजर आ रहा है, वो इसलिए नजर आ रहा है कि स्किन की केयर करती है। ऐसा वैसा? हाँ, बिल्कुल नजर आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ, हालांकि मेकअप के अंदर है फिर भी मैं देख पा रही हूँ। मगर अगर आप वैसे ही डायरेक्ट लगाएंगे तो पाउडरी, एक डल और एक एजड लुक आएगा। आपकी जो मेकअप है वो आपकी फाइन लाइंस के अंदर बैठ जाएगा, और मेकअप करके देखा होगा आपने, लोग ज्यादा एजड लगता है। वो रीजन ये अच्छा है। प्रेप का अच्छा एक नई चीज कीजिए। अब टोनर जो पहले होता था ना कि मेकअप लगाने के बाद थोड़ा सा रुई से साफ कर दो, अब कह रहे हैं टोनर डायरेक्ट आपने ये हाथ से हाथ ऐसे में चिपड़ना लेना है। है। तो मतलब टोनर क्या करता है? टोनर को भी इज्जत मिल गई, कोई सेल नहीं हो रहे थे फजूल में ऐसे ही। अब ये कैसे पावरफुल फॉर्मूला वाले टोनर आ गए हैं, तो स्किन प्रेप करने के लिए Skin क्या prep के टोनर 4 भी steps हैं। वो स्टेप्स बताएं, और कैसी सबसे पहले आपने फेस वॉश कर लिया, कोई बहुत ड्राइंग चीज से ना करें फेस कि वॉश आपको। हाँ, फेस वॉश में यूज नहीं करती तो क्या करूं फिर? फेस वॉश यूज नहीं करते तो फेस क्लींजर यूज करें, ऑयल बेस्ड।
हाँ मैं वो यूज ऑयल बेस बहुत अच्छा है स्किन के लिए। ऑयल बेस आपने क्लिंजर यूज किया क्योंकि डर्ट वगैरह वो तो निकालनी है, फिर आपने उसको बैलेंस करने के लिए टोनर लगाया, फिर एसेंस लगाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीरम तो हम लगाते हैं। एसेंस क्या है? एसेंस आपके स्किन में, फॉर एग्जांपल आप मेकअप से पहले हाइड्रोलॉनिक लगाते हैं। हाइड्रोलॉनिक आपके हर पोर को ना प्लम कर देता है। प्लम से फिर क्या होता है कि उसके अंदर है ना मेकअप बैठता नहीं है। आपके पोर्स प्लम हो गए, आपने हाइड्रोलॉनिक मेकअप एसिड से पहले वो पील नाइसिनामाइड करता है या मैं इन दोनों बहनों में ना इतनी कंफ्यूज Conceal कर देता है हूँ, उसे। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया हाइलुरोनिक क्या करता है और वो नाइसिनामाइड क्या करता है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उसमें। हाइड्रोलॉनिक जो है आपकी स्किन को प्लम करेगा ताकि आपका मेकअप जब आप लगाएंगे ना तो स्किन के अंदर बैठेगा नहीं, वो बाहर रहेगा, जिसकी वजह से स्किन जो है वो खूबसूरत रहेगी, पोर जो है वो खुले खुले रहेंगे। कितना परसेंट? हाइड्रोलॉनिक एसिड हार्डली 5% भी बहुत। ठीक है। और उसके बाद और नाइसिनामाइड क्या करती है? नियासिनामाइड जो आपके पोर्स को श्रिंक करता है, उससे आती है ग्लास स्किन। पील कौन करता है? पील इन दोनों में से कोई नहीं करता। दोनों में से एक करता है। हल्का सा आपका नियासिनामाइड skin- सिर्फ आपकी स्किन को जो पोर्स है उसको टाइट करेगा, और जो पील करता है वो AHA एंड BHA। देखो ना ऑर्डिनरी का जो आता है उसमें, वो उसमें नाइसिनामाइड या हाइलुरोनिक क्या है वो? सारे अलग अलग आते हैं। नियासिनामाइड दोनों वाला में भी से एक आता आता है, है। हाइड्रोलॉनिक भी आता है। उसके अंदर AHA और BHA होगा ना तो आपकी स्किन को स्लाइट पील करेगा। हाँ, वो वो कौन मगर करेगा? हमें मेकअप के लिए पहले जरूरी नहीं है। बिल्कुल, जिसकी ये तो skin- दोनों में हाँ। से एक है। मैं जरा अलमारी में चेक करके आऊंगी उस पे क्या लिखा यानी हम जो पैसे दे रहे हैं ये बहुत पीछे इसके पीछे साइंस है पूरी। हाँ ये बहुत हम तो ऐसे ही और पैसे ग्लास निकाल के स्किन दे देते लड़कों हैं। के लिए भी जरूरी है। ये दो स्किन में साफ confuse होगी तो अच्छे लगेंगे, प्रेजेंटेबल लगेंगे। नहीं, हम इससे ये तो नहीं है अपनी- कि सिर्फ लड़कियों का अच्छा ही काम है। आजकल देख माँ को कॉम्प्लीमेंट पैसे भी देते हैं तो ये मतलब वो पूरी साइंस है उसके पीछे की, ये भी लेनी है वो भी लेनी है। हम तो समझते हैं एक चीज लेके आ बहुत सारी खवातीन समझती हैं ये वेस्ट ऑफ मनी है, इससे बेहतर है कि मैं 2 जोड़े क्यों ना ले लूं लॉन के। उनको ये भी होता है कि स्किन केयर उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। मगर आप जब जाते हैं तो लोग आपकी शक्ल को देखते हैं, आपके जोड़े को तो बहुत बाद में अच्छा, आप मैं जाती 6 हैं। महीने के बाद एक फेशियल करा लूंगी तो उसके बाद तो फिर बस ये बेस्ट रिजल्ट आने मैं तो चाहिए। पैरों को कैसे देखता होगा? कैसे हो सकता है? ये पैर तो बहुत- फिर भी ये जूतों में ये होता है। 80s में होता था, 80s 90s में पुरानी बातें हैं ये। अब कोई नहीं पैर देख रहा। नहीं, पैरों के पैर अगर साफ है तो मतलब दैट लेडी इज जनरली टेकिंग केयर ऑफ हर। ये होता था वैसे ईमान से 90s में मंगनियों के वक्त या रिश्ते जब माएँ देख रही होती थी तो लड़के बेटा क्या लड़की में देखूं, माँ उसके हाथ पैर खूबसूरत होंगे। उस वक्त लड़कियां हाथ पैर पे मेकअप नहीं करती थी, अब तो वहाँ भी करती हैं। अब तो हाथों के भी मास्क शीट्स आते हैं कि हाथों पे भी लगा ले, हर चीज कर ले, हर जगह अभी मेकअप जब होता असल निकल के है। आएगा तो वो तो फिर अनबॉक्सिंग की तरह होगा। हाँ, वो लड़कियां कह रही हैं मैं मुंह पे पैसे लगाऊं, बालों पे कहाँ लगाऊं लगाऊं, मैं? नाखूनों पे लगाऊं, पैर के छोड़ो भाई, हर किसी के सारा कितने खर्चा यहाँ हो रहा है, पैर तक पैसे नहीं बचते। नाखून पे अगर हम आते हैं, हर किसी के इतने लंबे, ये लड़कियां काम कैसे करती हैं? मतलब नहीं, लाइक ऐसा दुनिया नहीं में काम नहीं है कोई। एंड इट्स नॉट इवन इन फैशन एनीमोर। मैं तो जहाँ देख रही इतने हूँ लंबे ज़्यादा- लंबे, उसके ऊपर इतना कुछ लगा अच्छा, हुआ। लेकिन वैसे ये बात मैं गलत कह रही हूँ। हाँ, यहाँ थोड़ा मैंने अब कम ट्रेंड देखा, मुझे लगा एवरीवेयर, थाईलैंड, सिंगापुर, इन यूएस जगहों में इतना स्टिकर आ गया नेल्स का, हर किसी ने लगाया। ऑब्सेशन है वहाँ इस वक्त नेल्स इवन इन यूएस, मगर ये कि काम करने वाला बंदा नहीं होता। सब काम करने वाले नहीं, जैसे यूएस में मेकअप वहाँ की मैं बात हैं, नहीं, जो मैं अभी देख के आई हूँ ना, उनका किसी Even का जो आपने हमें नहीं देखा मतलब होगा। अगर हम कॉफी लेने जा रहे हैं, हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, सबने। सब लड़कियों के मैंने देखा तैयार है सब इतने- अपने। इतने और nails लैश लगी हुई, लैश। और वो नेल्स Lash हैं and ब्लू nails। से लग रही हैं, Fangs बहुत नेल्स आ गए हैं भाई, ज्यादा हो गया। और मैं नेल्स और लैश दोनों। और मुझे अब जहर लगता है नेल्स लगाना या ये करवाना एक्रेलिक। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकअप आर्टिस्ट, मैं हेयर स्टाइलिस्ट और मैं बाल किसी की वो कर रही हूँ, काट रही हूँ और बाल मेरे नाखूनों में फंस रहे हैं, लाइक दैट्स कैसे हो ऑफुल। सकता है यहाँ? आप कैसे काम करोगे? दुनिया It's का not सबसे unprofessional। अच्छा मेकअप सब हो जाता है, जहाँ मैं फंसती हूँ वो है लैश लगाना। अच्छा, तोबा, वो बाई साइड भी वैसे नहीं, मुझसे नहीं लगती, बड़ा मुश्किल है। लैश तो अब हर वक्त वो लगी होती है आपकी, क्या? परमानेंट वाली नहीं, लैश। वो हर नहीं कोई लगा, लगानी। हर कोई लगा के रखता है। मैं भी नहीं लगाती, मुझे भी बहुत हैसल भी लगता नहीं, बस है। बुरा। बट ये कि लोग तो हर वक्त वही लगा। चलो जो तो नहीं फैसल लगा को सिखाते हैं, फैसल वाले लगा ही ना ले, उनको खुद नजर नहीं आता। दोनों करीब से ना मुझे नजर आ रहा है ना उनको, हमें तो रहने ही दें। तो बाहर सॉरी क्या बात हो रही थी? जब आप बटन लगा देती हैं उनका, देखें जब आप उनका शर्ट का बटन लगा देती हैं, कब भी मैंने कितने सालों वो के शादी टी-शर्ट को पहनाती आज हैं। तक उनकी किसी शर्ट का बटन नहीं टूटा हुआ मैंने देखा, या उन्होंने कभी कहा हो कि बेगम ये सिर्फ ड्रामों में ये होता भी है। 80s की ये बात है। ड्रामों में होता है। और वो सिचुएशन भी अलग होती है कि बटन कब टूटा हुआ होता है, कब सीना होता है, कब उसकी सीना होता है। वो मसला हमारा नहीं है। उसके बाद एक इवेंट होता है। नहीं, वो हमारा मसला नहीं है, इसलिए कि अब इसके बाद वो अजीब से और वो एकदम ये वाले शर्माना था ना,
उसके बाद का इवेंट ड्रामा में नहीं दिखाया मुझे। अच्छा मुझे इस बात पे शिकवा है, अब हम आगे मुझे इस बात बढ़ेंगे। पे शिकवा है, बटन के बाद का इवेंट ड्रामे में नहीं दिखाते। ये न्यूज़ शो है। न्यूज शो न्यूज शो पे जब मेकअप की बातें होती हैं तो ज़ोहैब ऐसी बात इस तरफ चले जाते हैं, ये मसला है। कोई नहीं बहन, हम वापस आ रहे हैं मेकअप्स पे कि लैशेस लगाना कितना मुश्किल हो गया। फिर जो अब आ गई है मैग्नेटिक, अच्छा मैंने मंगवाई नहीं नेटी तो निकल जाती है यार एक दावत और- के बीच में। मैग्नेटिक कह रही हूँ, मैग्नेटिक आ गई, लगा ले कोई। अब ऑनलाइन वही फिर से निकाला, एक ऊपर थी एक नीचे थी, ऐसे स्टैम्प किया और फिर इन्फ्लुएंसर कह रही है वाह। और हमसे तो ऐसे नहीं तुम तो लगती। मुझे मिलो ना कभी शो के बाद, कहाँ से पाओ। मैंने खुद देखी, मैंने यहाँ मेकअप आर्टिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा ना दिया नहीं हमें समझ आ रही, लग ही नहीं रही। नहीं लग तो गई थी, मुझसे दावत के बीच में निकल गई। मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्री आई थी, कोई मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी उनकी तरफ से। मैं कहा चलो आज मैं ये आसान लगा के जाती हूँ, ग्लू निकालना ग्लू करना। मैं लगी तो दावत के बीच में देखी ये क्या आ गया, टिश्यू के अंदर हाथ में आ गई। बड़ी मतलब बेकार, हाँ, बड़ी ही फजूल। मुझे लग रहा है हाँ। लैशेस पे तो फिर एक इस दफा मैं लेके आई फिर थाईलैंड से थी, आप छोटी छोटी ना 3 परों में थी वो और बड़ी खूबसूरत, उसको लगाने का मैंने ले लिया। मैंने कहा क्या है इसका, क्या कहते हैं चिमटा, हाँ। वो क्या एप्लीकेटर कहेंगे, प्लग चिमटा सही है। चिमटा ले लिया, वो अलग महंगा, आय हाय वो भी ले लिया। मैंने कहा इसकी ग्लू भी ले लूं, वो भी खर्चा कर लिया बहन, फिर भी ना लगी। लगी ना वो। से कॉर्नर ट्राई किया, इतना मुश्किल, वो कॉर्नर ट्राई 3 किया? थे पीसेस, अच्छा नहीं, सिर्फ अगर कॉर्नर भी लगा ग्लू लाइक आंख लिप लेकिन वो 3 कोने, इधर अलग इधर अलग, इतना मुश्किल है। मैंने साइड चले अगली दफा बुलाएंगे ना आपको तो हम कहेंगे आप लगा के लेकिन दिखाएं। लेकिन फिर भी एंड में बस हम ये कहेंगे कि जो इन्फ्लुएंसर्स आपको वाओ कहते, उसमें बहुत सारा होता है ना झूठ। बहुत होता होता है तो ना? है, ये बताओ बहन। होता तो है बहुत सारे, सिर्फ उसके लिए आप पीआर के लिए कर देते हैं लोग, आप पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए कर देते हैं। जो चीज़ें बिल्कुल वाव नहीं होती ना, उसके लिए भी बहुत सारी एक्ट करके आप वाव कर देते हैं, जो कि लोगों के साथ बहुत गलत है। और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे बिलीव करते हैं। सही अगर बात। आप उनको अगर मिसगाइड करेंगे तो ये वो बहुत लोग गलत है। आपकी बहुत शुक्रिया Thank you मोना, आपने so वक्त much, दिया। मोना। थैंक इस पे यू, मजीद आप बात शो पर करेंगे। आएंगे। तो वही शो का वक्त खत्म हुआ, अपना फीडबैक दीजिएगा। नादिया और ज़ोहैब को दीजिए इजाजत, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तुम धागे की बात ना करते तो टाइम